आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान की हमले की धमकी से फिर थर्राया इजराइल। यूरोपियन यूनियन ने भी इजरायली वुज़रा को दी चेतावनी। मुस्लिम लीडरान के साथ शरद पवार की बैठक। असेंबली इलेक्शन में टिकट को लेकर किया बड़ा ऐलान। इलेक्शन में धांधली के लिए बीएलओ पद से हटाए जा रहे यादव मुस्लिम राम गोपाल यादव ने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। मुंबई में हज के लिए दरख्वास्तें शुरू। 65 साल से ज्यादा के लोगों के साथ जाएगा एक फर्द। असम के सीएम जल्द लाएंगे श्वेत पत्र। मुस्लिम आबादी को दिखाने के लिए लाया जाएगा श्वेत पत्र। जामा मस्जिद के फैसले वाली फाइल गायब। हाईकोर्ट ने एएसआई को फाइल पेश करने का दिया हुक्म। बेंगलुरु में उर्दू तालीम को बढ़ावा देने का एक्शन प्लान। 313 लाइब्रेरी बनाने के मंसूबे की नकाब कुशाई। 5 दिन तक किसी के नहीं बनेंगे ऑनलाइन पासपोर्ट। सभी अपॉइंटमेंट फिर से किए जाएंगे शेड्यूल। बवाना से काउंसलर रामचंद्र ने लिया यू टर्न। 4 दिन में बीजेपी का साथ छोड़ दोबारा आप में हुए शामिल। गजा शहर में दिन ब दिन अपनी फौज के जरिए नस्लकुशी करने वाले इजरायली पीएम नेतन्याहू को मुसीबतों के काले बादल धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहे हैं। इजराइल एक तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू के वजीरों के दिए गए बयान के बाद दुनिया भर से तनकीद का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की हमले की वार्निंग से इजरायली पीएम नेतन्याहू की नींद और होश दोनों उड़ गए हैं। उधर यूरोपियन यूनियन ने भी इजरायली वजीरों को जमकर लताड़ा है। हाल ही में इजरायली वजीर बेन-गुवीर के एक बयान ने इतना बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया है कि अब उसे दुनिया भर से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी इजरायली वजीर ने ऐसे मुतनाज़ा बयान दिए हों। अब इसी को लेकर यूरोपियन यूनियन ने इजरायली वजीरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि उससे रीजनल स्टेबिलिटी को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जोसेफ ने जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर एहमान सफादी के बैनुल अक़वामी बिरादरी से मकबूजा यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात की तारीखी और कानूनी हैसियत की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर कानूनी इजरायली इक़दाम को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की है। तेहरान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बोरेल ने कहा कि मैंने रुकन ममालिक से ये पूछने का प्रोसेस शुरू कर दिया है कि क्या वो हमारे पाबंदियों की लिस्ट में कुछ इजरायली वजीरों को शामिल करना चाहते हैं जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत अंगेज पैगाम भेज रहे हैं और ऐसी बातें तजवीज कर रहे हैं जो साफ तौर पर इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हैं। बोरेल की पेश की गई पाबंदियों को इन इजरायली वजीरों के खिलाफ समझा जाता है जिन्होंने खित्ते में तशद्दुद को भड़काने का काम किया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने अप्रैल में फिलिस्तीनी कम्युनिटी के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों और इंस्टीट्यूशंस पर रोक लगाई थी, लेकिन वेस्ट बैंक में तशद्दुद अब भी जारी है। उधर अमेरिका ने हाल ही में अरब ममालिक को एक बड़ी मालूमात फराहम की है। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने अरब मुल्कों को ईरान के मंसूबे के बारे में इत्तला देते हुए बताया कि अगले 48 से 72 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है और ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला भी किया जा सकता है। इधर यूरोपियन यूनियन की चेतावनी से बौखलाए इजराइल पर ईरान की धमकी बिजली बनकर गिरी है। अब देखना यह है कि इजरायली वजीर अपने बयानों को वापस लेते हैं या फिर वो इसके लिए सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार बैठे हैं। देखना ये भी है कि क्या ईरान के अगले कुछ घंटों में होने वाले हमलों की धमकी इजराइल को फिर से कोई मुआहिदा साइन करने के लिए उकसाएगी या नहीं। एनसीपी एसपी लीडर शरद पवार ने मुस्लिम लीडरान के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल से मुल्क की हुकूमत गलत हाथों में है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले तमाम सियासी पार्टियां जीत के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हैं। हालांकि बुध को एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मीटिंग की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से मुल्क की गवर्नेंस गलत हाथों में है। मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकीन दिलाएं कि ये मुल्क हम सब का है। शरद पवार ने मज़ीद कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क से 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का मुतालबा किया था, लेकिन ये 400 पास का नारा मुल्क की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए मुल्क को दिए गए आइन को बदलने के लिए था। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं वहाँ जमहूरियत खत्म हो चुकी है, इसी तरह 400 सीटें जीतने का मुतालबा भी किया जा रहा था ताकि मुल्क का सारे इक़्तिदार एक शख्स के हाथ में हो, लेकिन हम खुश हैं कि ऐसा नहीं हो सका है। लोगों को डर था कि अगर सीटें 400 से तजावुज़ कर गईं तो मुल्क में अलग माहौल पैदा हो सकता है। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि असेंबली हो या कोई और इलेक्शन, मुस्लिम अक़लियत को मुकम्मल रिजर्वेशन दिया जाए और पूरा मौका दिया जाए। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों को अच्छे मौके मिलें। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राम गोपाल यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटाया जा रहा है। उनका इल्जाम है कि सरकार जात की बिना पर ही तकर्रुरियां कर रही है।
एसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने यूपी हुकूमत पर जात पात की बुनियाद पर तकर्रुरियां करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत सिर्फ जात की बुनियाद पर तकर्रुरियां कर रही है। राम गोपाल यादव ने उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। राम गोपाल यादव ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ये सारा खेल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब यूपी में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये काम नियत के साथ हो रहा है। राम गोपाल यादव ने कहा कि यूपी के जिन अजला में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, वहां से एसपी हिमायती तबके के ओहदेदारों को हटाया गया है। इसका मकसद धांधली है। सिविल इंतजामिया में इस किस्म का कोई अफसर तैनात नहीं किया गया है। जब हुकूमत की यही मंशा है तो फिर 10 को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में धांधली होगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली सीटें, जिनमें प्रयागराज की भोलपुर असेंबली सीट, अलीगढ़ की खीर सीट, गाजियाबाद की मालजवान सीट, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मलकीपुर, करहल सीट, अम्बेडकर नगर की कठारी, कंडर की और कानपुर के सीसमाओ असेंबली सीट शामिल हैं। तो वहीं मुस्लिम कम्युनिटी के हज के सफर के लिए दरख्वास्त देने का अमल शुरू हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट और मोबाइल ऐप हज सुविधा पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 सितंबर तक दी जा सकेंगी। मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से हज के लिए दरख्वास्तों का आगाज़ हो गया है। ऑनलाइन दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट और मोबाइल ऐप हज सहूलत पर 9 सितंबर तक भरे जाएंगे। दरख्वास्त की आखिरी तारीख से पहले मशीन रीडेबल इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट जारी करना ज़रूरी है और इसकी मियाद 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर ने बताया कि दरख्वास्त देते वक्त कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं करनी होगी। सिर्फ मुंतखब दरख्वास्त दहिंदगान को बाद में 300 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करनी होगी। एक ख़ानदान के ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद, जिसमें कम अज़ कम एक बालिग और 2 शीर ख्वार, एक कवर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सिर्फ 4 बालिग अफराद 65+ ग्रुप के कोर के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, बशमूल 2 65+ और 2 बतौर साथी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि वो श्वेत पत्र लाने वाले हैं। इसे लाने के पीछे मकसद मुस्लिम आबादी है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इसे लेकर आएंगे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम हुकूमत अगले साल अप्रैल मई तक रियासत में आबादियाती तब्दीलियों पर एक वाइट पेपर लेकर आएगी। इस मुकाबले को लाने का मकसद ये बताना है कि हिंदू अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों की आबादी किस तरह से बढ़ी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मुसलमानों से मुताल्लिक़ ये तीसरा बड़ा फैसला है। पहले शर्मा मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल लाए थे। कल उन्होंने कसीर अज़वाज पर पाबंदी लगाने की बात की थी और अब वो मुस्लिम आबादी की जांच के लिए वाइट पेपर लाने जा रहे हैं। सीएम हिमंता शर्मा ने कहा कि हम एक वाइट पेपर ला रहे हैं जिसमें बताया जाएगा कि डेमोग्राफी कैसी है। असम में पोलिंग बूथ की सतह पर तब्दीली करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम हुकूमत ने अभी तक यूसीसी को मुकम्मल तौर पर लागू करने का फैसला नहीं किया है। हम मुस्लिम रजिस्ट्रेशन बिल पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, जिसे हमने ज़रूरी करार दिया था कि शादियों के रजिस्ट्रेशन और तलाक काजी के बजाय सब रजिस्ट्रार के जरिए की जाएगी, जिस पर किसी भी वक्त अमल दरामद किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद जामा मस्जिद से जुड़ा मामला चर्चा में आ गया है। दरअसल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह की फाइल पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत सकाफत और आसार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि वो उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह के उस फैसले पर मुश्तमिल फाइल पेश करें जिसमें कहा गया था कि मुगल दौर की जामा मस्जिद को महफूज यादगार करार नहीं दिया जाना चाहिए। 20 अक्टूबर 2004 के अपने खत के जरिए उन्होंने शाही इमाम को यकीन दिलाया था कि जामा मस्जिद को मरकजी तौर पर महफूज यादगार करार नहीं दिया जाए। अदालत ने कहा कि अगर अफसरान मुबैना तौर पर गुमशुदा दस्तावेजात को उसके सामने पेश करने में नाकाम रहते हैं तो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे पहले हाईकोर्ट को बताया गया था कि अफसरान गुमशुदा फाइल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि ये अहम दस्तावेजात हैं जो आपके पास हैं और आपने उन्हें महफूज रखना चाहिए था, और अगर दस्तावेजात गायब हैं तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट PIL की समाअत कर रही है जिसमें अफसरान को जामा मस्जिद को महफूज यादगार करार देने और उसके इतराफ से तमाम तजावुजात हटाने की हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी। उर्दू एहसास एजुकेशन ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु भर में 313 लाइब्रेरियां बनाने के मंसूबे की नकाब कुशाई की गई। जश्न आज़ादी के मौके पर शहर के एहसास एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से दीनी और उर्दू अदबी लाइब्रेरी की एक नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने किया। इस मौके पर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी, साबिक MLA सौम्या रेड्डी और माहिर तालीम नूर आयशा ने तंजीम की तरफ से उठाए गए इकदाम को सराहा और किताबों को पढ़ने और उनसे मोहब्बत करने की आदत को पैदा करने पर जोर दिया। इस मौके पर तंजीम के सदर मौलवी आफाक कासमी ने कहा कि साथियों की मुनासबत से शहर भर में 313 लाइब्रेरियां कायम करने का मंसूबा तैयार किया गया है ताकि मुल्क में उर्दू जबान से मोहब्बत और फिक्र पैदा हो सके। तो मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर इस बात की इत्तला दी है। मालूमात के मुताबिक बताते चलें कि महकमे ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीकी देखभाल की वजह से 29 अगस्त की शाम 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह तक बंद रहेगा।
यानी अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 5 दिन के लिए इंतजार करना होगा। अगर आपने पहले ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको इसके लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर तक की तारीख मिली थी, तो वो भी मंसूख हो गई है और उसको बढ़ा दिया गया है, जबकि 5 दिनों तक महकमे का कोई काम नहीं किया जाएगा, जिसका असर पासपोर्ट सेवा मरकज के साथ साथ मकामी पासपोर्ट दफातर और वजारत खारजा में भी नजर आएगा। वेबसाइट बंद रहेगी और इस सारे कामों को रीशेड्यूल किया जाएगा। मोदी हुकूमत के तीसरे दौर की पहली कैबिनेट वजीरों की बैठक दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में ये बैठक करीब 5 घंटे 50 मिनट चली। इसमें इकोनॉमिक मामलों की मरकजी कैबिनेट ने 9 रियासतों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दी। बता दें कि 10 रियासतों में फैले हुए ये 12 सनअती स्मार्ट शहर और 6 बड़े कॉरिडोर से मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने में एक अहम छलांग साबित होंगे। हुकूमत नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हिंदुस्तान को जल्द ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की रीढ़ पर सनअती स्मार्ट शहरों का अजीमुशान हार पहनाया जाएगा। इनसे 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट मुलाजमतें पैदा होंगी। इन प्रोजेक्टों से 1.52 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की सलाहियत पैदा होगी। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपए की बरामदात हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बता दें कि ये मंसूबे 2027 तक मुकम्मल होने के इम्कानात हैं। इनमें से 5 प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के करीब हैं और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं। एक प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलौर, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं। 12वां स्मार्ट सिटी हरियाणा में होगा। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 3 महीनों में मरकजी काबीना ने 2 लाख करोड़ रुपए के 8 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वुज़रा काउंसिल की मीटिंग में हुकूमत के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग के दौरान ख्वातीन, गरीबों, नौजवानों और किसानों से मुतालिक स्कीमों पर तवज्जो दी गई। पीएम मोदी ने कहा, सोशल मीडिया पर फौरी रद्द अमल जाहिर करें। जिस रफ्तार से काम पिछले 10 सालों में हुआ वो अगले 5 सालों में भी जारी रहना चाहिए। मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नारा दिया। बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए एनडीए हुकूमत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान यानी कि विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद मगरिबी बंगाल हुकूमत ऐसे जुर्मों के लिए नया कानून लेकर आ रही है। मगरिबी बंगाल कैबिनेट ने असमत दरी को रोकने और कड़ी सजा के लिए नया बिल पेश करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश किया जाएगा। बताते चलें कि काबीना के रुकन और रियासती वजीर ज़राअत शुभेंदु चट्टोपाध्याय ने कहा कि वो स्पीकर बेमन बंदोपाध्याय से 2 सितंबर से असेंबली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेंगे। चट्टोपाध्याय ने कहा, नया बिल 3 सितंबर को असेंबली में पेश किया जाएगा। अपनी पार्टी के तलबा विंग के यौम तासीस के प्रोग्राम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस असमत दरी करने वालों को मौत की सजा देने के लिए मरकज पर दबाव डालने के लिए 31 अगस्त से तहरीक शुरू करेगी। ममता ने बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान मुजाहिरों और आतिशजनी पर रियासत में आग लगाने का इल्जाम पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी कोलकाता के असमत दरी और कत्ल केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल को आग लगा रही हैं। बंगाल जलाएंगे तो असम, शुमाल मशरिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जल जाएंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता के इस बयान को लेकर असम के वजीर आला हिमंता बसवा सरमा ने उन्हें निशाना बनाते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को डराने की। सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकी देने की। हमें सुर्ख आंखें मत दिखाना। अपनी नाकामी की सियासत से हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश भी ना करें। तफरीका अंगेज जबान बोलना आपको जेब नहीं देता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इनमें 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया। फौज ने कहा कि 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के दरमियान मचल और तंगधार में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद फौज और पुलिस ने यहां तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान एनकाउंटर शुरू हो गया। दोनों जगहों पर तलाशी मुहिम जारी है। तीसरा तलाशी ऑपरेशन राजौरी में जारी है। बुध को यहां 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। हक्काम ने बताया कि तलाशी मुहिम 28 अगस्त की रात 9:30 बजे गांव खेरी मोहड़ा लाठी और दंथल इलाके में शुरू की गई थी। तलाश के दौरान रात 11:45 पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई। मखसूस खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 57 राष्ट्रीय राइफल्स और 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड के दस्तों ने मच्छल सेक्टर के ऑपरेशन इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। हक्काम के मुताबिक शाम 7:40 के करीब फौजियों ने मुश्तबा दरअंदाजों की नकलो हरकत का पता लगाया, जिसके बाद फायरिंग की गई। ज़राए ने खदशा जाहिर किया है कि राजौरी इनकाउंटर के मकाम पर 2 दहशतगर्द घिरे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और दहशतगर्दों को मारने की कोशिशें जारी हैं। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता महीने यानी कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही 10 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें 15 फौजी जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इस दौरान फौज ने 14 दहशतगर्दों को भी मार गिराया है।
मुल्क भर में मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही बारिश अपने साथ कई रियासतों में तबाही लेकर आई है। दिल्ली में भी देर रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई मकामात पानी में डूब गए। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश की वजह से सड़कें पानी से भर गई हैं। पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद पानी भर जाने की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। दूसरी जानिब गुजरात में शदीद बारिश के बायस हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शदीद बारिशों और सैलाब से निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गया है। सैलाब की वजह से अब तक 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों का सामना करने वाले गुजरात को जल्द राहत मिलने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। महकमा मौसमियात ने 30 अगस्त तक शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने बुध को सीएम भूपेंद्र पटेल को फोन किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बता दें कि रियासत में 7 नेशनल हाईवेज, 66 स्टेट हाईवेज, 92 दीगर सड़कें और 774 पंचायती सड़कों समेत कुल 939 सड़कें बंद हैं। मूसलाधार बारिशों से 238 तहसीलें सैलाब की लपेट में हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा 6 फौजी यूनिट रियासत में राहत और बचाव कामों में मसरूफ हैं। अब तक 18,000 अफराद को बचाया जा चुका है। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बता दें कि महकमा मौसमियात ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मगरबी राजस्थान, केरला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर समेत 14 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बिहार में गंगा के पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए बिहार के देही इलाकों के 76 सरकारी स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला तलबा और असातिज़ा की हिफाजत के पेश नज़र लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हुए 5 कॉरपोरेशन काउंसिल में से एक काउंसिल वार्ड नंबर 28 से रामचंद्र ने यू टर्न ले लिया है। बता दें कि आज बवाना से काउंसलर रामचंद्र बीजेपी का दामन छोड़ दोबारा से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने रामचंद्र को वापस पार्टी में शामिल कराया है। रामचंद्र का कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उम्र भर अब आम आदमी पार्टी के साथ ही रहूंगा। मालूमात के मुताबिक बता दें कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए काउंसलरों से बात की थी, जिसके बाद पार्टी से मिली यकीन दहानी के बाद रामचंद्र आम आदमी पार्टी में दोबारा वापस आ गए हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।